उसके साथ जो है वो क्या नाम है, फाइबर वगैरह डिप्लॉय करेंगे, फिर स्विचेस लगाएंगे, फिर राउटर लगाएंगे। यही सारा काम वर्चुअली भी करना पड़ता है। अगर आप क्लाउड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का इरादा रखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो काम होगा वो होगा कि उसका फिजिकल और वर्चुअल नेटवर्क बनाना, ताकि ट्रैफिक और पैकेट्स एक दूसरे के साथ या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके। जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी तो फिर आप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज इन्हांस करेंगे, राइट। सो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे हाथ में नहीं है, वो AWS बनाता है। बट व्हाट वी कैन डू, we will create our own virtual infrastructure based on network components like routers, networks, subnets, route tables, gateways, VPN tunnels and so on। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी तो हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम एक हाई अवेलेबल और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, ताकि हम देख सकें कि हाई अवेलेबल, सिक्योर और फॉल्ट टॉलरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। सो इसके अंदर जो चीज़ हम बनाएंगे या जो चीज़ आप यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, उसमें आईपी एड्रेस की रेंज, जिसको हम CIDR ब्लॉक कहते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सबनेट्स बनाएंगे, यानी कि आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप को भी कोई ना कोई आईपी असाइन होती है। वो आईपी कहाँ से असाइन होती है, कोई सर्वर चल रहा होता है, कितनी आईपीज होती हैं, क्या होती है, उसके पूल्स बनाने पड़ते हैं, ये सारे हम करेंगे। राउट टेबल्स बनाएंगे और नेट गेटवेज बनाएंगे हम लोग। फीचर्स क्या है, create an Amazon VPC on AWS scalable infrastructure and specify its private IP address range। यानी कि हम स्पेसिफाई करेंगे प्राइवेट IP एड्रेस रेंज, हर वो रेंज जो एग्जिस्ट करती है या जो बन सकती है, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे अपने VPC को बाय एडिंग सेकेंडरी IP रेंज, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे अपने VPC को मल्टीपल सब IP नेटवर्क्स के ऊपर, ताकि इजीली कम्युनिकेशन बन सके, ठीक है। और कंट्रोल करेंगे हम इनबाउंड और आउटबाउंड एक्सेस को टू एंड फ्रॉम इंडिविजुअल सबनेट्स यूजिंग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, स्टोर डाटा इन Amazon S3 एंड सेट परमिशन सच दैट द डाटा कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन Amazon VPC। यानी कि आप स्टोर कर सकते हैं डाटा को Amazon S3 के ऊपर और परमिशन सेट कर सकते हैं, ताकि आप इसके ऊपर अपना कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें बना सकें। अच्छा, अटैच कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा इलास्टिक IP एड्रेस, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंस के ऊपर, ताकि आप उसको रीच कर सकें बाहर से, आउटसाइड से, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप से उस सिस्टम को ओपन कर सकें आप, ठीक है। अच्छा, प्राइवेटली अगर एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल सलमान और अहमद को इंटरनली कम्युनिकेट करना है, या सलमान और अहमद को S3 बकेट को एक्सेस करना है, S3 हम डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, S3 बकेट को इंटरनली करना है, आप नहीं चाहते आप बाहर इंटरनेट से राउट होकर जाएं, आप चाहते हैं इंटरनली बात कर लें, तो उसके लिए एंड पॉइंट्स बनते हैं। वो एंड पॉइंट्स कैसे बनते हैं, कैसे कम्युनिकेट होता है, वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके अलावा IT इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, सलमान और अहमद का आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर US में है, आप चाहते हैं AWS के डाटा सेंटर के साथ मैं कोई साइड टू साइड टनल्स बना लूँ, आधा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे चल रहा हो, आधा आपके ऑन प्रेम पे चल रहा हो, कैसे उसको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उससे बात करवाएंगे, ये तमाम चीज़ें आप जो है वो यूजिंग VPN टनल्स देखते हैं कि VPN टनल्स काम कैसे करता है, ठीक है। ओके जी, VPC फ्लो लॉग। VPC फ्लो लॉग क्या करता है, VPC फ्लो लॉग आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो इनबाउंड और आउटबाउंड, यानी कि जो ट्रैफिक अंदर आ रही है और जो ट्रैफिक बाहर जा रही है, दोनों को देख सकें कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, अगर आ रही है तो, ठीक है। अच्छा जी, VP सबनेट क्या है, सबनेट बेसिकली एक रेंज है IP एड्रेस की आपकी VPC के अंदर। यूज अ पब्लिक सबनेट फॉर रिसोर्सेज दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड अ प्राइवेट सबनेट फॉर रिसोर्सेज दैट वुड नॉट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप पब्लिक सबनेट यूज करते हैं ताकि आप इंटरनेट से बात कर सकें, और प्राइवेट IP एड्रेस यूज करते हैं ताकि आपकी वो VMs, वो सर्वर्स जिसको आप इंटरनेट पर नहीं लेके जाना चाहते हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू बात कर सकें वाया नेट गेटवे। अच्छा जी, जब आप VPC बनाते हैं तो आपको एक CIDR रेंज बनानी पड़ती है, विदाउट CIDR रेंज आप इसको आगे लेके नहीं चल सकते। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या बात हो रही है, यह आपसे पूछ रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो आप बनाएंगे उसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने का जो तरीका यहाँ पे इसने बताया हुआ है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आप फिजिकल डाटा सेंटर कितने इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिनेरियो में 3 डाटा सेंटर आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। अब 3 डाटा सेंटर जो नज़र आ रहे हैं आपको, उसके अंदर आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 डाटा सेंटर्स को अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे यूज़ करेंगे, बट विद इन द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होगा। फॉर एग्जांपल आप खुद बैठे हुए हैं क्या नाम है, ओहायो स्टेट के अंदर,
अब ओहायो स्टेट के अंदर कई शहर होंगे, हर शहर में अगर एक डाटा सेंटर है तो इसकी AWS इस तरह डिज़ाइन करता है कि पूरा ओहायो के तमाम शहर एक दूसरे से बात कर सके विद इन द स्टेट। तो स्टेट को आप रीजन कंसिडर कर लें और शहर को आप जोन या डाटा सेंटर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस मेंटेन हो जाती है और इजीली उसके थ्रू काम कर सकते हैं। अच्छा जी, VPC और सबनेट की अगर बात करें, so after creating a VPC user can add one or more subnet in each availability zone। जब आप VPC बनाते हैं तो आप एक या एक से ज़्यादा सबनेट एक अवेलेबिलिटी जोन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्रिएट अ सबनेट, स्पेसिफाइड अ CIDR ब्लॉक फॉर द सबनेट, और उसके बाद उसको एंटायर अवेलेबिलिटी जोन या डाटा सेंटर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर सलमान चाहें तो ओहायो के किसी शहर में जहाँ पे डाटा सेंटर है वहाँ 10, 15, 20 VM चला के ओहायो के किसी दूसरे शहर के किसी दूसरे सबनेट से बात कर सकते हैं जो कि इसी VPC का हिस्सा होगा। तो सलमान ने क्या किया, सलमान ने हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट कर ली, एक डाटा सेंटर डाउन होता है, दूसरी जगह पे वो डाटा मूव करके या VM बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आया थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा। इसको अगर हम समझें तो हमारे पास 3 अलग अलग डाटा सेंटर मौजूद हैं। एक डाटा सेंटर वो है जो इंटरनेट से बात करता है, एक डाटा सेंटर वो है जो सलमान के या अहमद के फिजिकल डाटा सेंटर से बात कर रहा है, इंटरनेट पे नहीं जा रहा बल्कि वाया VPN टनल जो कॉर्पोरेट नेटवर्क है, यानी कि जो सर्वर रूम है जो आपका ऑफिस है उनके अंदर जो रिसोर्सेज लगी हुई उनसे बात कर रहा है। और तीसरा जो है वो सिर्फ प्राइवेट है, यानी कि वो जोन है और जोन C से बात कर सकता है, बाकी किसी से बात नहीं कर सकता। तो जो ऊपर टेबल नजर आ रहा है आपको, ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टेबल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका IPv4 जो है 10 का नेटवर्क अगर आपने बनाया हुआ है, 10 का सबनेट लिया हुआ है, 10.0.0.16, यहाँ भी 10.0.0.16 है और यहाँ भी 10.0.0.16 है। इट मीन्स कि आप तीनों जगह के ऊपर जो है वो तीनों डाटा सेंटर को आपस में बात करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और IGW जिसे हम कहते हैं इंटरनेट गेटवे 00 की आईडी होती है। इसका मतलब है दुनिया में जहां भी जाना चाहे इस डाटा सेंटर की वर्चुअल मशीन, गूगल की वेबसाइट खोलना चाहे, याहू की खोलना चाहे या किसी और क्लाइंट के पास कनेक्ट करना चाहे, वो कनेक्ट कर सकती है क्योंकि 00 का नेटवर्क है। ठीक है, अगर आपने 00 हटा के कोई और IP दे दी तो उसका नुकसान ये होगा कि जहां की IP दी है वहां तक तो चला जाएगा, लेकिन उसके अलावा लेफ्ट और राइट यानी कि वो नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये IPv4 और 6 क्या है? IPv4 बेसिकली एक अलग प्रोटोकॉल पे काम करता है, और IPv6 जो है वो अलग स्टैंडर्ड पे काम करता है। IPv4 जो है वो क्लासफुल कहलाता है, IPv6 क्लासलेस, दोनों ही एड्रेस हैं, लेकिन IPv4 की एक लिमिटेशन है कि वो 32 बिट का एड्रेस होता है और दुनिया में ज़ाहिर है उसकी लिमिट्स हैं। ठीक है ना, उससे ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। लेकिन IPv6 जो है वो उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा तादाद में IPv6 मौजूद है। एक लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि IPv6 के अंदर जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती जो IPv4 में हम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल IPv6 को यूज़ नहीं कर रहे, वो IPv4 को ही यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट कराने के लिए। क्लियर है अहमद? हाँ जी, फोन नंबर खत्म हो गए तो आप IPv6 में आ गए। आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? एड्रेस है ना, IPv6 देखो 2001 फोन में सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो बेसिकली तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, डायग्राम समझ में आ गई है? इस डायग्राम में कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए आप लोग दोबारा से। तो बेसिकली इसके अंदर ये हो रहा है कि सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, एक VPC के अंदर ये सबनेट्स बने हुए और ये डिफरेंट जोन्स है बेसिकली। राइट। तो एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी आपने जो है वो सबनेट बनाए हैं। एक अवेलेबिलिटी जोन में आप मल्टीपल सबनेट्स भी बना सकते हैं। ओके, ठीक है, ब्यूटीफुल। अच्छा, और उससे अगर कनेक्ट करना है तो वो सारी IPv4 है, करेक्ट? राइट, IPv6 यहाँ पे काम करती है लेकिन नॉर्मली लोग IPv6 को यूज़ नहीं करते, वो IPv4 को ही यूज़ करते हैं वो। सही। अच्छा जी,
अच्छा, ये वाला जो सेंटर वाला है, इसमें अगर गौर करें तो ये जो IPv4 लिखा हुआ, अच्छा आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये IPv4 जो लिखा हुआ है इसी को रिप्लेस किया हुआ है IP, ये यही वाली चीज़ है IPv6 की, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, आप इधर देखें, इधर सिर्फ लोकल आ रहा है, लोकल का मतलब ये पड़ोसियों से बात कर सकता है, जबकि इधर अगर आप देखें तो ये थर्ड वाले का है, थर्ड वाले के अंदर वही IPv4 जो यहाँ है, इसका मतलब ये भी दोनों से बात कर सकता है, इसी की रिप्लेसमेंट IPv6 है, और ये वाला भी 0 0 है, लेकिन इन दोनों के टारगेट में फ़र्क है, ये IGW है, ये VGW है, दोनों में फ़र्क क्या है, IGW जो होता है वो इंटरनेट गेटवे है, और जो VGW है वो आपका वर्चुअल गेटवे। इट मीन्स कि जो VGW है वो आपका जो है वो इस्तेमाल होता है जब आपको कॉर्पोरेट नेटवर्क से बात करनी होती है, जबकि IGW आप यूज़ करते हैं जब आपको इंटरनेट पर जाना होता है, ये फ़र्क है बस दोनों में। अच्छा जी, तो अगर आपको स्पेसिफिकली कोई प्राइवेट नेटवर्क पे जाना होगा तो आप VGW यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर इंटरनेट पे जाना होगा तो IGW यूज करेंगे। राइट। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है, या फिर नहीं 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 नहीं, देखें ये तो VPN टनल बना हुआ है ना। अब VGW का मतलब है कि आपका वो रास्ता जो आपको कॉर्पोरेट तक पहुंचाएगा, हो सकता है आपको इंटरनेट पे ना जाना हो, आपको सिर्फ वर्चुअल गेटवे तक जाना हो, आपको कॉर्पोरेट नेटवर्क में कोई सर्वर्स हैं उसको देखना हो, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो इंटरनेट पे नहीं जाने देता। कोई 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 ऐसा डेटा है कि वो चाहते ही नहीं है कि उसका इंटरनेट से कनेक्शन हो, वो बस कॉर्पोरेट यूज करता है और बस उसके बीच में टनल बना हुआ है। राइट राइट राइट, हो सकता है भाई आपका काम वहाँ पे ना हो, आपको ना जाना हो, इस वजह से आप जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। अब VPC और सबनेट की अगर आप बात करें तो VPC और सबनेट जो है वो बेसिकली क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। सबनेट्स बेसिकली वही है जो डाटा सेंटर्स के हिसाब से, अलग अलग डाटा सेंटर में अलग अलग सबनेट्स है जिसके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को चलाते हैं, और उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के बाद फिर आप अपनी चीज़ें वगैरह जो भी हैं उसको आप देख रहे होते हैं, ठीक है। तो VPC के अंदर ही सबनेट्स बनता है, एक VPC में हम मल्टीपल सबनेट्स मल्टीपल डाटा सेंटर्स के अंदर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही में हो, वो अलग अलग जगह पे भी पॉसिबल एग्जिस्ट करता है। आप एक सबनेट को मल्टीपल डाटा सेंटर में नहीं बना सकते, लेकिन आप मल्टीपल सबनेट्स एक डाटा सेंटर में इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, उसमें आपको कोई तो प्रॉब्लम। कहने का मकसद है कि अगर मेरे 4 इंस्टेंसेस हैं, लेट्स इमेजिन 3 इंस्टेंसेस हैं, तो मैं जो है ना एक इंस्टेंस को जो है वो जोन ए में कर सकता हूँ, दूसरे इंस्टेंस को जोन बी में कर सकता हूँ, और तीसरे इंस्टेंस को जोन 3 में कर लेता हूँ सबनेट के अंदर ही, या एक ही जोन के अंदर दो सबनेट हैं और दोनों इंस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स में, करेक्ट? यस, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने क्या नाम है देखना है कि आप, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं या सोचते हैं कि यार मैं एक सबनेट बना रहा हूँ एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर एक डाटा सेंटर में, वही दूसरी दफ़ा बना लूँ, वो आपको फॉरन एरर देगा ओवरलैप का, CIDR ओवरलैप, क्योंकि देखिए एक चीज़ इस्तेमाल कर ली एक डाटा सेंटर के अंदर दोबारा थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। सलमान नाम का बंदा एक फैमिली के अंदर मौजूद है, वहाँ पे दूसरा सलमान नहीं आ सकता, लेकिन बराबर वाले घर में अगर कोई फैमिली रह रही है उसके अंदर भी सलमान नाम का बंदा हो सकता है, लेकिन एक सलमान एक फैमिली के अंदर होगा तो दूसरा सलमान नहीं आ सकता वहाँ पे, समझ गया, ठीक है ना, ये बात है। और ये भी मसला है कि अगर आप आगे जाके दो VPC के दरमियान कम्युनिकेशन कराते हैं, यानी कि अहमद और सलमान कहते हैं आओ यार हम एक दूसरे से बात करते हैं प्राइवेटली, इट मीन्स कि दो फैमिली आपस में मिल रही हैं फॉर एग्जांपल, तो दो फैमिली अगर आपस में मिल रही है और उसमें दो सलमान है ना, तो भी दोनों फैमिली कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसका मतलब है कि इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते, यू हैव टू रिकॉन्फ़िगर इट अगेन। नहीं, आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन नॉट कनेक्ट बिटवीन दीज टू VPC और अमंग मोर देन 2 VPCs ऑन द सेम सबनेट। ये ख्याल रखते हैं, अगर आप समझते हैं आगे ज़रूरत नहीं है आपको कभी कनेक्ट नहीं करवाना तो आप सेम यूज़ करते रहें, कोई मसला नहीं। जब आप कनेक्टिविटी की तरफ आएंगे, क्योंकि वो एक बनने जा रहे हैं ना, दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन होगी ना, उस वक्त प्रॉब्लम आ सकती है आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर। तो उसको थोड़ा चेंज करके, हाँ, जब आप जीरो से डिज़ाइन कर रहे हो डे 1 से, और आपके माइंड में प्लान है नहीं यार मैं 1 या 2 साल के बाद डेफिनेटली उसको स्केलेबल करूंगा, इन दैट केस आप जो है उसको अलग ही अलग बनाएं, एक साथ ना बनाएं, क्योंकि एक दफा ये बन गया ना, बहुत सारे लोग समझते हैं एडिट कर सकते हैं, नॉट, यू कैन नॉट,
ये एडिट नहीं होगा, एडिट नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते ना। उसके ऊपर रिसोर्सेज बनानी शुरू कर दिया आपने, वीएम्स बना ली, चला दी। भाई इसकी छोटी सी मैं एक मिसाल बताऊं, आपने एक जगह पे नाजायज आपने कब्जा कर लिया, अलॉटमेंट की जगह थी, खाली थी, आपने वहां घर बना लिया और फैमिली आबाद होना शुरू हो गई। देन गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, क्योंकि वहां लोग आना रहना शुरू हो गए। सेम इसी तरह टेक्निकली अगर आपने कोई सबनेट बना दिया और उसके ऊपर रिसोर्सेज बन गई, रिसोर्सेज चल रही हैं, तो वो आप टर्मिनेट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर रिसोर्सेज मौजूद है। अगर वो खाली होगा ना मतलब है, तो डिलीट हो जाएगा। तो वो इतना इंटर रिलेटेड होगा कि उसको एडिटिंग करना इज नॉट पॉसिबल, आइदर यू हैव टू किल एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम अगेन। यस, यू हैव टू किल एवरीथिंग एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीट दैट सबनेट। इवन कि अगर वो खाली भी हो, उसके ऊपर कोई रिसोर्स ना करो, यू कैन नॉट एडिट इट, you have the only option to delete it and recreate it. ओके जी, ये वही बातें आगे बता रहे हैं कि अगर आपके पास पब्लिक सबनेट है और आप उसको इंटरनेट से बात करवाना चाहते हैं, तो आप उसको IPv4 पे बनाएंगे पब्लिक के ऊपर। अच्छा, पब्लिक आईपी दो तरह की होती है, एक कहलाती है नॉर्मल पब्लिक आईपी जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड आईपी, और एक कहलाती है इलास्टिक आईपी। दोनों में फ़र्क क्या है? जो एसोसिएटेड पब्लिक आईपी होती है ना, वो हर दफ़ा मशीन को अगर आप स्टॉप स्टार्ट करेंगे वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो इलास्टिक आईपी वो कभी चेंज नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है क्या दोनों में टेक्निकली भी कोई फ़र्क है, यानी कि डाटा आने जाने में? नहीं, सेम है। तो क्या ऐसी वजह है कि मैं इलास्टिक आईपी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर विद पब्लिक आईपी? द रीज़न बिहाइंड दिस कि सलमान के पास या अहमद के पास अपना डोमेन है, डोमेन समझते हैं, ahmad.com, salman.com, ये नाम खरीदा हुआ है। अब इसके पीछे आपने अपने सर्वर की आईपी लगाई हुई है। अब वो आईपी अभी राइट नाउ आपको मिली हुई है, जैसे ही आपका सर्वर स्टॉप हुआ और दोबारा स्टार्ट हुआ, आईपी बदल गई, हो सकता है वो आईपी मुझे मिल गई। अब जब कोई ahmad.com या salman.com खोलेगा तो मेरी वेबसाइट खोलना शुरू हो जाएगी। नुकसान किसका हुआ? अहमद या सलमान का। इसके लिए अगर इलास्टिक आईपी आपके पास होती ना, इलास्टिक आईपी आप जितनी दफ़ा स्टॉप स्टार्ट कर लें वो कभी भी चेंज नहीं होगी, आपकी आईपी वही रहेगी आपकी। ये बेनिफिट है उसके अंदर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब थर्ड वाले की बात करते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट गेटवे का राउट नहीं है, बट आपका राउट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की तरफ है, जो मैंने बताया था थर्ड वाला, आपके डाटा सेंटर में जा रहा है, आप वहां से भी इंटरनेट पे जा सकते हैं। कैसे? आप अपने ऑफिस में एक फायरवॉल लगा दें और AWS से आने वाली ट्रैफिक को अपनी पर्सनल फायरवॉल से बाहर निकाल दें। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो इंटरनेट गेटवे है, पहला वाली जो डायग्राम आपको दिखाई थी मैंने, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे पहला वाला क्या था? इंटरनेट से ट्रैफिक निकल रहा था, AWS से डायरेक्ट। उसको आप रोक नहीं सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, बट अगर आपके डाटा सेंटर से होके जा रही है ना, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं ट्रैफिक को। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? अगर आपका VPN टनल है, वो AWS VPN टनल जो है वो IPv6 सपोर्ट नहीं करता। विदाउट IPv6 आपको IPv4 ही मिलेगा खाली। अब ये देखें, ये बता रहे कितना साइज हो सकता है। नॉर्मली AWS जो अलाउ करता है वो /16 से /28 तक करता है। वो कहता है /16 का नेट मास्क आप बना सकते हैं और उसके बाद /28 का, इसके अलावा नहीं बना सकते आप। इनके मतलब इनके दरमियान में आप बना सकते हैं, इसके अलावा आप जो है यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अच्छा जी, VPC and subnet size. VPC and subnet size क्या है? The first 4 IP address and the last IP address in each subnet CIDR block are not available for you to use and cannot be associated to an instance. For example, in a subnet with CIDR block, ठीक है, 10.0.0./24, the following 5 IP address are reserved. ठीक है, जो फॉलोइंग 5 IP एड्रेस हैं वो आपके रिजर्व्ड हैं, जिसमें से एक नेटवर्क एड्रेस है, एक VPC राउटर का एड्रेस है जिसको हम गेटवे एड्रेस कहते हैं, एक Amazon DNS का एड्रेस है जो आपको अलाउ करता है रेजोल्यूशंस वगैरह इंटरनेट गेटवे के थ्रू, एक रिजर्व एड्रेस है AWS का फ्यूचर यूज़ के लिए, और एक नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस है आपका। ये 5 एड्रेस है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने ये जो भी बनाया है आईपी एड्रेस जो आपने, ये चीजें आप यूज नहीं कर सकते फ्यूचर में, मैं समझा नहीं, आपका एक सबनेट 256 IPs पर डिपेंड करता है, उसमें से 5 IP रिजर्व्ड है फॉर डिफरेंट पर्पस। आप उनको छोड़ के 251 IPs को यूज कर सकते हैं। अच्छा, समझ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब एडिंग अ CIDR ब्लॉक। अगर आपके पास एक CIDR ब्लॉक चल रहा है और वो खत्म हो गया IPs, आप क्या करेंगे? आप सेकेंड CIDR ब्लॉक डाल सकते हैं। आप सेकेंड CIDR ब्लॉक ऐड
कर सकते हैं उसके अंदर इजीली, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है तो वो उस वक्त यूज़ किया जाएगा जब आपकी 251 पूरी आईपी ख़त्म हो गई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बनाने का, तो आप फिर नया CIDR ब्लॉक बनाएंगे जो इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं है बल्कि इसमें एडिशन है वो आपका। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, VPC सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब VPC सिक्योरिटी के अंदर क्या है, 3 चीज़ें आती हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क ACL और फ्लो लॉग। ठीक है ना, ये क्या चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और फ्लो लॉग वगैरह। नेटवर्क ACL की आप बात करें, आप फ्लो लॉग की बात करें, आप सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें, जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो सिक्योरिटी ग्रुप किसके लिए होता है, सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर जो है वो ट्रैफिक को सेटअप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मशीन में किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये इम्प्लिसिट डिनाई होता है, अगर ये ट्रैफिक लगा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको अलाउ मतलब वो नहीं करेगा कि अंदर आप किसी और को अलाउ करें, जब तक ट्रैफिक खोलेंगे नहीं आप। जैसे जैसे पोर्ट ओपन करते रहेंगे वैसे वैसे ट्रैफिक अलाउ होता रहेगा। आपने कोई ट्रैफिक नहीं खोली, सबके लिए बंद है इंक्लूडिंग योर सेल्फ, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। जबकि नेटवर्क ACL क्या है, नेटवर्क ACL पूरे सबनेट 256 256 IPs जो हैं उन सब के ऊपर ट्रैफिक रोक देगा बाहर से। फॉर एग्जांपल सलमान का VPC है, चाइना से अटैक आ रहा है, आपने चाइना की वो IP ली और नेटवर्क ACL में डाल दिया, उसका फ़ायदा ये हो कि उसके अंदर जितने भी सबनेट्स चल रहे हैं, सबनेट्स में जितनी भी आई है सबका सब बंद हो जाएगा वो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, फ्लो लॉग की तरफ जाते हैं। फ्लो लॉग क्या है, कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट द IP रेंज गोइंग टू एंड फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेसेस इन योर VPC। ये वो ट्रेल की तरह है। यस, अच्छा, फ्लो लॉग क्यों दिया जाता है उसकी वजह भी समझ लें। फ्लो लॉग इसलिए दिया जाता है ताकि आप अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली ट्रैफिक को जरा समझ सकें। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक्सेसिंग अ कॉर्पोरेट और होम नेटवर्क। अच्छा, एक्सेसिंग अ कॉर्पोरेट और होम नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, कनेक्ट VPC टू योर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर बाय यूजिंग एन IPsec AWS managed VPN connection, making the AWS cloud an extension of data center, यानी कि डाटा सेंटर को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, a VPN connection consists of a virtual private gateway attached to the VPC and a customer gateway located in the data center। अब VPN क्या चीज़ है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यानी कि आपके AWS से डाटा सेंटर तक कनेक्ट कर रहा है, तो इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं उसके। A customer gateway is a physical device or Zuhu appliance on the side of the VPN connection। तो कस्टमर गेटवे क्या है, वो आपकी फिजिकल डिवाइस या सॉफ्टवेयर अप्लायंस है ऑन द साइड ऑफ द VPN कनेक्शन। ठीक है, अब कस्टमर गेटवे बेसिकली जो आपकी हार्डवेयर लगी हुई है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल IP एड्रेस। ओके जी, मजीद आगे चलते हैं। ये डायग्राम को जरा समझे आप। अब ये डायग्राम आपको क्या बता रही है, ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि यहाँ पे 10 0 0 5 6 7 3 VMs चल रही हैं, ये VGW से जा रही है। VGW अब समझ में आ गया क्या है, VGW का मतलब है ये वाली 3 मशीन से ये सबनेट कॉर्पोरेट नेटवर्क से बात करेगा, लेकिन यहाँ जो वर्चुअल मशीन चल रही है वो उससे पड़ोसी यानी कि सबनेट 1 से बात कर सकती है, इसके अलावा किसी से बात नहीं कर सकती वो। ये कैसे पता चला? देखिए ना, ये सबनेट किसके साथ एसोसिएट है, इस राउट टेबल के साथ। ये सबनेट किसके साथ एसोसिएट है, इस राउट टेबल के साथ। राउट टेबल में लिखा क्या है, आप जब हाईवे पे जा रहे होते हैं आपको क्या पता कि कौन सा शहर कौन सा स्टेट कितनी दूर है, किस रास्ते पर है, लेफ्ट है या राइट है, क्योंकि उस सड़क के ऊपर बोर्ड लगा होता है जिसको हम कह सकते हैं इट्स अ राउट टेबल। उस राउट टेबल में राउट लिखा होता है, ओहायो जाना है 400 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मुड़ जाना, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर शहर में जाना है 180 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मुड़ जाना है आपको, या ये जो अगला लेफ्ट आ रहा है इसके अंदर से मुड़ जाए और सीधे चले जाएं। ये कौन बता रहा है आपको, हाईवे पे लगा हुआ राउट टेबल बता रहा है। आपके कहने का मकसद है कि
नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो ट्रैफिक है ये पड़ोसी से तो बात करेगा। ये मुझे कौन बता रहा है? पहला वाला राउट। दूसरा वाला राउट बता रहा है कि जब इन वीएम्स को, अच्छा इंटरनेट इसमें कहीं भी नहीं है, ये बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा वाला बता रहा है कि अगर 00 यानी कि इन नेटवर्क्स पे जाना हो तो VGW यानी कि इस कॉर्पोरेट नेटवर्क के थ्रू चला जाए। जबकि सबनेट 2 क्या बता रहा है? सबनेट 2 बता रहा है कि सबनेट 2 की जो वर्चुअल मशीन है वो कहाँ जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ लोकल, बस, और कहीं नहीं जा सकती। समझ। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, VPC एंड पॉइंट क्या होता है? VPC एंड पॉइंट बेसिकली आपको बताता है कि प्राइवेटली कनेक्ट योर VPC टू सपोर्टेड AWS सर्विस एंड VPC एंड पॉइंट सर्विस पावर्ड बाय AWS प्राइवेट लिंक, यानी कि AWS का जो प्राइवेट लिंक है उसके थ्रू आप इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टेंस इन योर VPC डू नॉट रिक्वायर्ड पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद रिसोर्सेज इन द सर्विस, यानी कि जो इंस्टेंस आपका VPC में चल रहा है, ठीक है ना, उसको पब्लिक IP की ज़रूरत नहीं है अपने बराबर वाले रिसोर्स या किसी सर्विस से बात करने की। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक काम जो अंदर बैठ के हो सकता है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है उसके लिए आपको? कि आप इंटरनेट पे जाएं और वापस जाएं फिर वापस आएं, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना आपके लिए। एक ही जगह दोनों बैठे हुए। लोकल का जो लोकल लिखा हुआ था उसके ऊपर वो उसी से ही बस करेगा, दैट्स इट। तो वो विद नहीं कर रहा है, उसको जाने की बात जरूरत नहीं है। राइट राइट, बिल्कुल। IGW और VGW जो आपने बताया है, एक ही होगा। वो अगर लोकल कॉर्पोरेट से अगर करना होगा तो वो VG से करेगा, VGW से। और अगर उसको इंटरनेट पे जाना होगा तो उसके लिए इंटरनेट गेटवे चाहिए होगा। बिल्कुल, इंटरनेट पर अगर जाना हो तो फिर इंटरनेट गेटवे आपको चाहिए होगा। और अगर इनको बिटवीन अपना ही करना होगा तो वो लोकल से ही हो जाएगा। राइट, बिल्कुल। ओके जी, अब आते हैं एंड पॉइंट की टाइप्स की तरफ। एंड पॉइंट की टाइप्स में क्या है? इंटरफेस एंड पॉइंट है, गेटवे एंड पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है? इट्स अ गेटवे दैट यू स्पेसिफाई अ टारगेट, स्पेसिफाई एज अ टारगेट फॉर राउट इन योर राउट टेबल। अब गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस एंड पॉइंट ये दो किस्म के एंड पॉइंट है इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए। वो चीज़ें जो आईपी को समझती हैं वो इंटरफेस लेवल एंड पॉइंट यूज़ करती हैं, और जो आईपी को नहीं समझती वो गेटवे लेवल है। गेटवे लेवल सिर्फ दो होते हैं हमारे पास, एक S3 बकेट, एक DynamoDB। ये जो दो है ना, ये गेटवे लेवल एंड पॉइंट कहलाते हैं। तो इनकी लैब जब करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अब VPC पेयरिंग क्या है? VPC पेयरिंग सिंपल है कि अगर सलमान का एक वर्चुअल नेटवर्क है और एक अहमद का है, इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ तो सिंपल VPN की ज़रूरत है, डायरेक्ट VPC पेयरिंग आप कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो वही अभी नहीं आपने बताया जो लोकल है। अगर एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस के साथ अगर करना, अच्छा नहीं, वो अलग है ना। अच्छा ये क्या कहते हैं, दूसरे VPC में। यस, ये एक ही VPC की बात कर रहा था, अब मैं दो अलग अलग VPC की बात कर रहा हूँ। और एक ही VPC के अंदर जो डिफरेंट सबनेट्स हैं उसके इंस्टेंसेस एक दूसरे से लोकली कर सकते हैं। यस, लेकिन अगर आपका अगर एक इंस्टेंस एक VPC में बना हुआ है और एक दूसरा इंस्टेंस एक और VPC में, उससे कनेक्ट करने के लिए आपको VPC पेयरिंग की जरूरत है। करेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी लिमिटेशन भी समझ लें। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है? 5 नॉन डिफॉल्ट Amazon VPC पर अकाउंट चलेगा, 4 सेकेंडरी IPs आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब 4 सेकेंडरी IP जब आप लगाएंगे तो 4 सेकेंडरी IP का मतलब है कि एक VPC के अंदर आप एडिशनल 4 सेकेंडरी IP लगा सकते हैं। 200 सबनेट्स आप लगा सकते हैं पर आपका VPC। 5 इलास्टिक IP आप सेट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। 5 इलास्टिक IP का मतलब क्या है कि 5 फिक्स IP आप ले सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप अहमद के साथ लगाएं, VM के साथ, या किसी और VM के साथ लगाएं, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। और 10 हार्डवेयर VPN कनेक्शन आप बना सकते हैं। 10 हार्डवेयर VPN कनेक्शन अगर आप बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अलग अलग क्लाइंट्स के साथ अपने एक VPC को यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हम इसकी लैब की तरफ चलते हैं। ये वो सर्विसेज हैं AWS VPC की जो इंटीग्रेट हैं इसके साथ, यानी कि जो VPC के साथ यूज हो रही हैं। अब VPC के साथ अगर यूज होती हैं तो उसके अंदर ये है कि आप इन तमाम सर्विसेज को अपने VPC के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। अच्छा, हम जो लैब करेंगे, हम एक लॉन्च विजिट के थ्रू अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना के देखेंगे और उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट से बनाने के बाद उसको वेरीफाई भी करेंगे ताकि हमें पता रहे कि हम बना क्या रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए आगे फिर। अब आप लोग अपने अकाउंट्स की तरफ आ जाएं ताकि हम फिर अब लैब्स की तरफ चलते हैं। आप दोनों का अकाउंट लॉगिन हो रहा है? नहीं, वो मेरे अकाउंट के अंदर एक आ गया था, मैंने आपको बताया था, याद नहीं था वो, पता नहीं, मैं नोटपैड से कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा वो। ओके, व्हाट्सएप ऐप पे भी अगर आप दे सकते हैं तो मैं कनेक्ट कर दूंगा उससे। नहीं मैं दे देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप असल में बंद कर दिया था, मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा,  अहमद फारूक 1। टू 37405। अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है आप लोगों का या खत्म हो गया? नहीं, अभी हमारा लॉकडाउन आ रहा है वापस। अच्छा, लॉकडाउन वापस आ रहा है। अभी मेरे ख्याल से ये थैंक्सगिविंग तक रखेंगे, उसके बाद ये लॉकडाउन पूरा कर देंगे। रेस्टोरेंट और सारी चीजें तो बंद कर दी हैं, पहले 10 बजे का था, अब 8 पे लेके हैं, अब बोल रहे हैं कि वो भी खत्म। ओके, अच्छा जी, मैं एक्सेस आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, लॉगिन कीजिएगा आप लोग। हाँ जी। अहमद.फारूक 1 आपने किसमें भेजा है जी? अच्छा, इसमें भेजा। नहीं 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 नहीं, मैंने कहीं नहीं भेजा।
मैं अच्छा पासवर्ड आपका मैंने रीसेट नहीं किया, 1 मिनट, अच्छा मैं कर रहा हूँ आपका पासवर्ड रीसेट। ठीक है, मैं यहाँ चैट पे भेज रहा हूँ। हाँ जी। अहमद.फारूक का मैंने कर दिया पासवर्ड रीसेट, आप चेक कर लें उसको। पब्लिक चैट पे भेजा आपने? एक सेकंड है। मेरा यूजर नेम अहमद फारूक 1 है ना जी? अहमद फारूक 1 नहीं है, खाली अहमद-फारूक है आपका। मुझे लगता है यहीं पे गलती हुई है, यहीं पे गलती हुई है। ये बार बार जो है ना क्रोम पता नहीं कहीं और का पासवर्ड निकाल के आ जाता है मेरे सामने। अहमद डैश फारूक, राइट? राइट, बिल्कुल। ठीक है जी, एक सेकंड करिएगा, मैं कर देता हूँ। मैंने उस पर भी डाला, उस पर भी नहीं आ रहा जी। मैंने पासवर्ड तो दे दिया आपको, आप चेक करें। हाँ ये वही है ना, शेयर द लैब, आई एम यूजर अहमद अहमद डैश फारूक, राइट? राइट। हाँ जी, डाला भी है, तो पता नहीं क्या है। आप एक सेकंड। हाँ, नहीं नहीं, आप चेक कर लें आराम से।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का जो है वो ये है कि हम पैरामीटर सेक्शंस को यूज़ करेंगे। पैरामीटर के साथ हम मैपिंग सेक्शन को यूज़ करेंगे आज, और एक वीपीसी और EC2 बनाएंगे। एक डिटेल लैब है, छोटा सा एक वीपीसी लिखेंगे हम लोग, छोटा सा एक EC2 की VM बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसमें पैरामीटर सेक्शन और उसके साथ साथ हम लोग मैपिंग सेक्शन ये यूज़ करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग इसके लिए? सो यहाँ पे आके सबसे पहले तो आप अपनी फ़ाइल बना लें, ठीक है ना। यहाँ पे आ गए आप। यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक किया, मैंने न्यू फाइल बनाई। न्यू फाइल पे मैंने लिखा AWS VPC EC2.json। ये एक नई फाइल बन गई। अब ये नई फाइल बन गई है तो अब आपने क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे, मैं यहाँ पे खोल के रख लेता हूँ अपने पास VPC और इसके अलावा EC2 के अलावा और क्या यहाँ पे खोल के रखते हैं, VPC हो गए, EC2 हो गए, और EC2 के साथ अब जो चीज़ खोलनी है मुझे वो यहाँ पे मैं खोलूँगा AWS VPC CFT, ठीक है ना। ये खोल के रख लूँगा मैं यहाँ पे, और AWS EC2 CFT, ठीक है ना। ये दो चीज़ें मैं यहाँ खोल लूँगा, ये रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसी के थ्रू तो मैं काम करूँगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही पुराना काम, इंटर और एग्जिट बनाना है। तो मेरे पास दूसरा कोई टेम्पलेट मौजूद है, S3 का फॉर एग्जांपल मौजूद है। मैं S3 में जाता हूँ, यहाँ से ऊपर से ये वाला उठा लिया मैंने, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा मैं। अच्छा, मैं इसको बंद कर देता हूँ S3 वाले को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल लिया। अब ये ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट बंद हो गया। इसका मतलब ये वो कोड लिखने की जगह है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोबारा दूसरे टेम्पलेट में गया मैं, यहाँ से S3 बकेट पे, उससे ये 2 लाइनें मैंने उठा ली। 2 लाइनें उठा ली मैं, VC2 VPC पे आया, 2 लाइनें लिख ली मैंने। टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन वही है, बट डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस CFT विल क्रिएट VPC एंड EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने बना दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ गए, अब तीसरी चीज़ क्या आ गई, अच्छा Ctrl+S दबाना मत भूलिएगा, ऑल दो इसमें अभी गलती आ रही है, ठीक है। सो ये लिख दिए। अब पैरामीटर सेक्शन पे आते हैं। पैरामीटर सेक्शन को मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये पैरामीटर सेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। पैरामीटर सेक्शन में मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा VPC, ठीक है ना, उस्मान VPC। अब उस्मान VPC जो है, उस्मान VPC ये पैरामीटर में आ गया। अब पैरामीटर में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे बकेट टाइप होगा, डिफॉल्ट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। अब VPC देख लेते हैं कि VPC की जो टाइप बनती है वो बनती कैसे, मतलब हम क्या VPC का नाम या वो किस तरह से रखते हैं कि वो उठा लेता है VPC को खुद से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये VPC का सिर्फ नाम हमें डालना है, ठीक है ना। तो हम नाम के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल उस्मान VPC आ रहा है यहाँ पे, टाइप, डिफॉल्ट और डिस्क्रिप्शन, ठीक। सिर्फ ये 3 चीजें आएंगी, क्योंकि बकेट है ना, बकेट का जैसे नाम था इस तरह इसका भी नाम है। इसके अंदर अलाउड वैल्यूज नहीं होंगी, याद रखिएगा, इसमें कोई भी अलाउड वैल्यूज नहीं होंगी। तो उस्मान VPC गया मैं, इसके अंदर मैंने इसकी लिखी टाइप, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई VPC नेम, ठीक है। ये एक पैरामीटर बना रहा हूँ, स्ट्रिंग है। डिफॉल्ट में लिख लिया उस्मान CFT VM, ओ CFT VPC लिख दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन चूज द वैलिड VPC नेम, ये मैंने एक क्या किया, यहाँ से खुला और इसको मैंने यहाँ बंद भी तो करना है, ये मैंने इसको कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा के बंद कर लिया। पैरामीटर का जो था वो भी लगा दिया था मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब आप गौर करें, मेरे पास ये एक पैरामीटर बन गया है और ये एक एरे प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज कर लिया मैंने। अब आगे चलना है इसमें, सही है। VPC नेम लिख लिया हमने। VPC नेम लिखने के बाद दूसरा काम क्या करना है, हमें EC2 नेम लिखना है। सेम इसी नाम को कॉपी करें, इसी पैरामीटर को कॉपी करें। अच्छा, कोई भी CFT लिख रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करने क्या जा रहे हैं। जब तक माइंड में ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको बनाते वक्त, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं कर सकोगे तो आगे सॉल्व भी नहीं कर सकोगे। नंबर 2, आप जो भी चीज CFT से लिख रहे हो उसको पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि वेब कंसोल से बनाना आना चाहिए। अगर वेब कंसोल पे नहीं बनाया हुआ है, फंस जाओगे, ठीक है।
इसीलिए मैंने रिकमेंड करता हूँ हर उस स्टूडेंट्स को जिसने AWS किया है सिर्फ वही CFT पे जाए। जो AWS पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा आ रहा है या वो सर्विस पहली दफ़ा यूज़ कर रहा है, वो CFT यूज़ ना करे जब तक वो अपने हाथ से वेब कंसोल पे काम ना कर ले उस पर्टिकुलर सर्विस पे। अच्छा जी, इसका नाम आएगा भाई EC2 नेम। EC2 नेम में लिखा है मैंने उस्मान CFT EC2 लिख लिया मैंने, और ये कंप्लीट हो गया। ये 2 पैरामीटर मेरे कंप्लीट हो गए। फिलहाल ये 2 पैरामीटर यहाँ पे काफ़ी हैं। अब आगे क्या करना है? अब आगे करना ये है कि जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम ऊपर पैरामीटर डालते रहेंगे, यानी कि नीचे रिसोर्स सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं ऊपर लिखता रहूँगा, ठीक है। तो ये मेरा पैरामीटर सेक्शन कंप्लीट हो गया था, ये इसका कॉमा बंद हो गया, बंद किया, नीचे आया। अब क्या लिखूंगा मैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिखने के बाद आगे गया, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद हुआ, इसमें पहली रिसोर्स लिखूंगा मैं। लिखने के बजाय यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। रिसोर्सेज में गया, यहाँ से मैंने उठा लिया और टाइप उठा लिया मैंने, जस्ट अलाइन करने के लिए चीज़ को। यहाँ पे गया, उठा लिया। S3 बकेट है ना? नहीं, ये होगा उस्मान VPC। और इसकी टाइप क्या होगी? टाइप देखना है, बहुत आसान, यहाँ आ जाए, ये रहा टाइप और प्रॉपर्टीज आ गई। जस्ट कॉपी करें यहाँ से पूरे को और यहाँ ले आए। लाइन यहाँ कमेंट नहीं कर सकते आप, जिस तरह आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते वक्त लाइन कमेंट कर देते हैं हैश लगा के, CFT में नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब भी फर्क है एप्लीकेशन में और इसकी कोडिंग में फर्क है। अच्छा, ये हमने कर लिया ना उस्मान VPC। टाइप S3 बकेट तो नहीं है, मैं टाइप को यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट किया? जो AWS VPC का मैंने JSON उठाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, उस्मान VPC हो गया, टाइप हो गया, प्रॉपर्टीज लगा दी। CIDR ब्लॉक बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग वैल्यू है, आप यहाँ पे लिख दें 192.168.0.0/16 और ब्रैकेट बंद कर दें। इनेबल DNS होस्ट नेम। अब ये आ रहा है बूलियन। बूलियन समझते हैं किसे कहते हैं? बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। अब मैं देखता हूँ बूलियन में ट्रू या फॉल्स जो लगाया जाता है वो ये कैपिटल लगाते हैं या ये स्मॉल में लगाते हैं, ये जरा देख लेते हैं हम लोग। इंस्टेंस टेंडेंसी आ गई, इनेबल DNS आ गया, तो नीचे लिखा हुआ होता है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ना। ये देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है। ये IP एड्रेस कहाँ से लिया? अपने माइंड से, इंटेलेक्चुअल। ये मतलब कहीं से लिया नहीं है, ये तो मतलब मैंने अपने माइंड से सोचा ना। आप जब CIDR बनाते हैं उसमें 172, 10 या 192 में से कोई भी डाल सकते हैं ना। मैंने 192 सेलेक्ट कर लिया, आप लोग 172 या 10 का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें, इसमें फॉल्स स्मॉल से है, ठीक है। इंस्टेंस डेडिकेटेड है या डिफॉल्ट है, ओके। सो वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बूलियन है, बूलियन को मैं क्या करूंगा? इनेबल DNS होस्ट नेम ट्रू, इनेबल DNS सपोर्ट ट्रू। ये सारी चीजें पहले से सेट हुई हुई होती हैं। और इंस्टेंस टेंडेंसी डिफॉल्ट, ये वो चीजें हैं जो हम नया नहीं बना रहे बल्कि ये आप लोग ने पहले से बनाई भी होंगी। ये कोट्स में आएगा, ये सब कुछ कोट में आएगा, कोई भी बगैर कोट नहीं आएगा। टैग, टैग के अंदर यहाँ जो VPC का नाम लिखा वो ले लेंगे। टैग के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं टैग में जाऊंगा यहाँ पे, तो टैग में 2 चीज़ आएंगी ना, एक आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम S3 बकेट से टैग उठा लेते हैं। टैग हमने यहाँ दिया था, ये रहा टैग्स आ रहा है ना। ये टैग्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया। अब की आ रही है, की के अंदर मैंने रख दिया नेम, वैल्यू में मैंने रख दिया VPC का जो नाम रखूंगा वो इसकी वैल्यू में आ गया, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने। और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा था ये मैंने मिटा दिया, तो ये टैग यहाँ से बंद हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई और मेरा ये VPC सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो मेरी एक रिसोर्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ क्या किया।
मेरा टारगेट है, मुझे CFT बनाना है जिसमें एक VPC और EC2 हो पैरामीटर के साथ, और एक मैपिंग यूज करूंगा मैपिंग सेक्शन के अंदर कि अगर वो उसको आई चीज मिले तो उठाए, अदरवाइज ये CFT नहीं चलेगी। तो वो मैपिंग सो VPC तो हो गया। अब VPC के साथ क्या करना है, एक सबनेट और एक राउट टेबल बना लेते हैं। बाकी चीज़ें ये डिफ़ॉल्ट खुद भी बना लेगा, ठीक है ना। अच्छा VPC एक और चीज़ देख लेते हैं कि VPC विद डैशबोर्ड आता है या नहीं आता। जैसे हम ये नॉर्मल अगर बनाते हैं तो ये हमने बना लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, इंस्टेंस टेंडेंसी आ गई, बाकी चीज़ें आ गई। अच्छा अगर कोई चीज़ नहीं बनाएंगे ना तो ये खुद भी क्रिएट कर देगा, जैसे इसके साथ सबनेट्स वगैरह है ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम साथ में सबनेट बना देते हैं और देख लेते हैं ये बनाएगा क्या, शक्ल क्या निकल कर आएगी। क्योंकि देखें एक VPC में क्या चाहिए होता है, छोटा सा अगर VPC बनाएंगे तो आप सोचें CIDR ब्लॉक चाहिए, यस या नो बताइएगा मुझे, राउट टेबल चाहिए, एक सबनेट चाहिए, एक इंटरनेट गेटवे चाहिए, बेसिक VPC विद पब्लिक सबनेट अगर बनाएंगे। हमने क्या क्या बना लिया, CIDR बना लिया, एक राउट टेबल बना लेंगे, एक सबनेट बना लेंगे, एक इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं, 4 चीज़ें बना लेते हैं ताकि अलग अलग भी हो जाए और आप लोग को समझ भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबनेट भी बना लेते हैं, ये राउट टेबल आ गया और ये सबनेट आ गया, ठीक है ना। ये राउट टेबल आ रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, VPC ID और प्रॉपर्टी, तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी ये आ गया यहाँ पे, कॉमा इंटर, ये दूसरा उठा लिया मैंने। अच्छा जी रिसोर्स नाम भी तो देना है मुझे, तो ये उस्मान VPC था, यहाँ पे मैंने रखा, इसका नाम रखा उस्मान राउट टेबल, ठीक है। उस्मान राउट टेबल मैंने दे दिया नाम, इसमें डैश नहीं आएगा यहाँ पे कहीं भी, क्या देखिएगा। उस्मान राउट टेबल आ गया, ये राउट आ गया। टैग में मैं यहाँ दे सकता हूँ, ये टैग मैंने यहाँ दिया था आपके सामने, यही टैग उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन इस टैग में हार्ड कोडेड नहीं होगा, इसका राउट टेबल जो है मैं हार्ड कोडेड नहीं करूँगा। अच्छा कहाँ से पिक किया, बहुत आसान है, गूगल पे मैं लिखा था AWS EC2 राउट टेबल, AWS EC2 राउट टेबल CFT, तो उसने पेज खोल दिया। अगर आप अलग से नहीं खोलना चाहते, वहीं से देखना चाहते हैं, तो मैं VPC वाले उसमें मौजूद था, उल्टे हाथ पे ड्रैग अप किया मैंने, ड्रैग अप, तो यहाँ पे मुझे नजर आया, यहाँ पे आ रहा है इलास्टिक IP और ये सारा आ रहा है, इंस्टेंस आ रहा है। यहीं पे देखिएगा राउट टेबल भी नजर आ रहा होगा, ये देखें VPC वाला पार्ट आ गया, इसमें CIDR आ गया था, एंड पॉइंट और बकिया चीजें आ गई, यहीं पे राउट टेबल भी मौजूद होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखें ये रहा राउट टेबल, सबनेट, CIDR, सबनेट आ गया था, ये उठाया था मैंने, थोड़ा सा ऊपर गया था, ये रहा राउट टेबल, ये राउट टेबल आ गया था। राउट टेबल के अंदर ये राउट मौजूद है, इसको भी खोल लें। आप ये याद रखें कि आपको एक VPC बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जो चीज़ें चाहिए होती है ना उसको बना लीजिएगा खुद से। कभी हो सकता है ये खुद से बना दे डिफॉल्ट में, वरना वो जगह छोड़ देगा खाली। तो अगर किसी ने भी VPC अपने हाथ से बनाया है तो उसको पता होगा एक VPC, बेसिक VPC बनाने के लिए एक CIDR ब्लॉक, एक राउट टेबल, एक राउट, उसके अंदर सबनेट और एक इंटरनेट गेटवे चाहिए, यानी कि 5 चीजें मिलेंगी तो एक VPC कंप्लीट होगा। हमने आपके सामने एक VPC बना लिया था, ये रहा VPC का राउट टेबल। राउट टेबल के अंदर क्या आता है, राउट और एक सबनेट, 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज क्या है, इंटरनेट गेटवे। EC2 छोड़ दें, अभी सिर्फ VPC के कंपोनेंट पर फोकस करें। यहां से मैं इंटरनेट गेटवे भी उठा लेता हूं, ये रहा अच्छा अगर यहां से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कंट्रोल F कर दें, कंट्रोल F करके इंटरनेट, बल्कि यहाँ गेटवे लिख दें आप, गेटवे। अब ये गेटवे पे हमें लेके जाएगा, 19 गेटवे ना, मैं यहाँ लिखता हूं भाई इंटरनेट गेटवे आ गया। अब इंटरनेट गेटवे एक ये आ रहा है और एक एग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे आ रहा है और एक आ रहा है EC2 इंटरनेट गेटवे। ये वाला इंटरनेट गेटवे मैंने उठा लिया, तो ये 5 चीजें हो गई मेरी। अब इंटरनेट गेटवे पे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इंटरनेट गेटवे मांगता क्या। वो कहता है भाई EC2 इंटरनेट गेटवे प्रॉपर्टी टैग है, ठीक है ना। अच्छा ये तो इंटरनेट गेटवे आप बनाओगे ना, सिंपल एक इंटरनेट गेटवे बना दिया आपने, उसको अटैच भी तो करोगे, तो गेटवे अटैचमेंट भी तो आएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे अटैचमेंट भी आ रही होगी आपके पास। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि VPC एक छोटी चीज नहीं है, VPC बड़ी चीज है, तो उसके हिसाब से उसके चीजें भी ज्यादा हैं। तो यहाँ गेटवे अटैचमेंट भी आ रही होगी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ
नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं। इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट यहाँ आ रहा होगा, आप गेटवे अटैचमेंट को, ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट आ रहा है, तो इसी तरीके से इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट आ रहा होगा। ओके, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम अलग से खोल लेते हैं इसको, VPC इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट CFT, मैंने खोल लिया, ये रहा VPC गेटवे अटैचमेंट। कहने का मकसद ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग से होती हैं, इसके बगैर आपका VPC कंप्लीट नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं कि VPC आसान है, उनके लिए ये चीज़ सामने है कि सारी चीज़ें आपको एक प्लेट पर नहीं मिलेंगी, ठीक है, आपको अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर अपना CIDR करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मुश्किलात रहेंगी आपको। VPC ID देनी है और गेटवे की IP देनी है आपको। अच्छा, VPN गेटवे ID आपको ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है इंटरनेट गेटवे ID, VPC ID। तो इंटरनेट गेटवे में कौन सी ID आएगी, जो इंटरनेट गेटवे हम बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे। VPC ID में कौन सा आएगा, जो VPC हम बना रहे हैं उसका नाम, रिसोर्स नाम दे देंगे, तो वो खुद उठा लेगा उसको। तो ये चीज़ भी आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको चाहिए क्या क्या यहाँ पे, ठीक है ना। VPC फॉर किसके लिए, फॉर CFT। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, VPC विथ CIDR आपको चाहिए, राउट टेबल आपको चाहिए, राउट आपको चाहिए। अच्छा, राउट आप बाद में डालेंगे, पहले आप डालेंगे इंटरनेट गेटवे। यहां पे आप डालेंगे इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे के बाद डालेंगे इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट। उसके बाद आप क्या डालेंगे भाई, उसके बाद आप डालेंगे सबनेट, ठीक है ना, और सबनेट को एसोसिएट भी करेंगे राउट टेबल के साथ आप। सो राउट टेबल एसोसिएशन भी तो आएगी ना भाई सबनेट्स के साथ, इसकी राउट टेबल की एसोसिएशन भी तो लगाएंगे इसके साथ आप। तो वो ये तो हमने खोला ही नहीं, यहाँ से राउट टेबल एसोसिएशन ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा राउट टेबल आ रहा होगा VPC के अंदर, सॉरी ये तो VPC आ गया, राउट टेबल, ये रहा राउट टेबल आ गया। सबनेट एसोसिएशन करके आ रहा होगा, उसको आप देख लें अगर मिल जाए तो। ये रहा, ये देख रहे हैं, सब नेटवर्क एसोसिएशन, सब नेट राउट टेबल एसोसिएशन, ये वाला है। तो इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं हम। VPC खोला था, राउट टेबल आ गया था, राउट टेबल के बाद राउट हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट गेटवे आ गया, इंटरनेट गेटवे हमने छोड़ दिया तीसरे नंबर पे। राउट टेबल के बाद इंटरनेट गेटवे बनाने के बाद हमने इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट भी तो करनी थी, VPC गेटवे अटैचमेंट, इंटरनेट गेटवे हो गया ना, VPC का गेटवे आ गया, ये गेटवे अटैचमेंट हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद हमने सबनेट बना दिया, सबनेट के बाद हम इसका राउट डाल देंगे और सबनेट एसोसिएशन, या सबनेट एसोसिएशन पहले कर दें और फिर राउट डाल दें। राउट में क्या आ गया, ये देख रहे हैं इतने सारे राउट आ गए, ये EC2 राउट, ठीक है ना। अब राउट क्या डालना है हमें वो हम बताएंगे, डेस्टिनेशन कौन सा है क्या है, ये पूरा राउट डलता है ना, तो हमें कौन कौन सा राउट डालना है बस वो हम सेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और बाकी आखिर में क्या, इंस्टेंस को हम बाद में देखते हैं, फिलहाल तो अभी हम ये वाले एरिया को लेके चलते हैं। तो ये आपके सामने एक पूरी डिटेल आ गई कि हमें करना क्या है, क्लियर है। ओके जी, तो VPC तो हो गया था। VPC के बाद अच्छा, ये नोटपैड बनाने की वजह क्या है, ताकि आपको पता रहे कि VPC जो लिखना है CFT के लिए उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आपको याद होगा जब हम लैब करते थे तो हम VPC के स्टेप्स लिखते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, याद है आप लोगों को, यही याद है जिसने शेरदिल IT अकेडमी से पढ़ा है और उसने VPC की लैब की है, वो सारे स्टेप्स को जानता है। वो 10 स्टेप्स हैं जो हमने तैयार किए ताकि आप एक VPC डिजाइन कर सकें, वो हमारे लर्निंग पोर्टल में मौजूद है। ये CFT के VPC के स्टेप्स हैं कि एक CFT VPC का CFT बना रहे, सिंपल CFT जिसमें एक पब्लिक सबनेट है बस, उसको कैसे लिखा जाता है वो ये रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, VPC विद CIDR बना दिया, अब हम राउट टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो राउट टेबल को छोड़ भी सकते हैं बाद में कर लें, लेकिन हम राउट टेबल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राउट टेबल आ गया है, राउट टेबल में पूछ रहा है कि राउट टेबल क्या है, VPC ID क्या है। तो टैग में क्या आ गया, नाम आ गया, वैल्यू में रेफरेंस नहीं दूंगा, यहाँ हार्ड कोडेड दूंगा मैं, यहाँ आएगा उस्मान
पब्लिक राउट टेबल CFT, ताकि याद रहे कि ये मेरा ही राउट टेबल था। ये हो गया। VPC ID, सिंपल बात है। VPC ID क्या आएगी? अब क्योंकि VPC तो बना नहीं है तो ID कहाँ से लेंगे? ये जो ऊपर नाम है ना, ये जब VPC बन जाएगा तो इसकी ID जनरेट हो जाएगी, तो इस VPC की जो ऊपर नाम है, इस VPC की ID यहाँ पे अटैच हो जाएगी, यानी कि राउट टेबल इस VPC का हिस्सा बन जाएगा। अगर वो पहले से बना हुआ है, याद रखिएगा ID के दो मतलब होते हैं। अगर वो पहले से कोई चीज बनी हुई है, हो सकता है फवाद जो है पुराना VPC जो उन्होंने बनाया हुआ था उसको कॉल करवा रहे हैं CFT में, तो उसकी ID कॉल होगी यहाँ पे इस जगह पर। और अगर इसी CFT के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में वो इस रिसोर्स को लिख रहे हैं तो ऊपर से उसका नाम आएगा और यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। ये पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, पेस्ट डायरेक्ट नहीं होगा बल्कि रेफरेंस आएगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट खोलूंगा, इक्वल टू REF रेफरेंस, बंद किया, कॉलन दिया, फिर इंटर किया, फिर इसको किया और फिर आखिर में ब्रैकेट बंद कर दिया। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो समझते हैं रेफरेंस का मतलब है सिर्फ पैरामीटर से उठ के आ रहा है। ऐसा नहीं है। रेफरेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने इसी रिसोर्स सेक्शन में कोई रिसोर्स पहले नंबर पे बनाई है, दूसरे नंबर पे उसको कॉल कर रहे हैं नीचे। रेफरेंस 2 से 3 अलग अलग जगह से ले सकते हैं आप। रेफरेंस या तो ऊपर से आएगा पैरामीटर सेक्शन से, या उसी रिसोर्स सेक्शन के अंदर ऊपर कोई रिसोर्स बनाई उसको कॉल कर ली, या तीसरा इस पूरे CFT में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं बाहर से कॉल कर रहे हैं। बाहर से जब कॉल करेंगे ना तो उसकी ID आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो ID आप डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता है कि अगर बाहर से आप कॉल कर रहे हैं ना तो वो डायरेक्ट नहीं डालते यहाँ पे, बल्कि उसका रेफ पैरामीटर डाल देते हैं और पैरामीटर में उसकी वैल्यू को ऊपर कॉल करते हैं तो वो नीचे उसकी वैल्यू आ जाती है। मैंने क्या किया, राउट टेबल के अंदर मेरा VPC हो गया और राउट टेबल के अंदर मैंने प्रॉपर्टी में देखे, राउट टेबल के कंपोनेंट्स में क्या होता है, राउट टेबल का नाम और वो किस VPC का हिस्सा है वो लिख दिया। तो ये देखें राउट टेबल का नाम टेक्निकली क्या आ गया, टैग आ गया। किस VPC का हिस्सा है जी, ऊपर वाले VPC का हिस्सा है। जो ऊपर वाला VPC बनेगा वो नीचे वाला राउट टेबल इस VPC से अटैच हो जाएगा, तो ये रेफरेंस फंक्शन आ गया। तो मैंने अभी राउट टेबल और VPC बना के यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है ताकि आप यहाँ तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल सबनेट VPC बना रहे हैं CFT के थ्रू। तो पहले मैंने VPC का CIDR लिखा, उसके बाद उसका राउट टेबल डाला। अब क्योंकि ये तमाम कंपोनेंट जो नीचे आ रहे हैं वो किसका हिस्सा है, इस VPC का हिस्सा है, तो इस VPC का हिस्से का मतलब ये है कि ये VPC हर कंपोनेंट के अंदर नजर आएगा आपको, यानी कि हर कंपोनेंट में VPC ID आपको नजर आएगी। तो VPC ID तो बनती उस वक्त है जब कोई रिसोर्स बन जाती है। अभी तो रिसोर्स ही प्रोविजन नहीं हुई, अभी तो रिसोर्स सेक्शन में ऊपर इसका नाम आ रहा है। तो जब कोई रिसोर्स प्रोविजन नहीं होती तो वो जो ऊपर नाम आ रहा होता है वो नीचे एज अ VPC ID कॉल हो जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, राउट टेबल हो गया। अब तीसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तीसरा कंपोनेंट है इंटरनेट गेटवे। बहुत आसान तरीका है, ऊपर जाइए, मेरा ये कंप्लीट हो गया राउट टेबल, मेरा ये VPC हो गया, अब इंटरनेट गेटवे आ रहा है। सिंपल, इसको कॉपी करना है मुझे। अच्छा, इंटरनेट गेटवे बनाते वक्त सिर्फ उसका नाम देना होता है बस, इसलिए देखें इसके अंदर प्रॉपर्टी में कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, खाली है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, ब्रैकेट बंद किया मैंने, यहाँ पे दोबारा खोला, उस्मान IGW CFT नाम दे दिया मैंने, खोला आगे, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट दे दिया। अब टैग आ रहा है, टैग में मैं यहाँ से सिंपल ये टैग उठा लेता हूँ मैं, सिंपल टैग उठा लिया, नेम उस्मान डैश IGW डैश CFT, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। अच्छा, कॉमा ज़रा यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी कॉमा थे, यहाँ तो खैर VPC ID थी ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये उस्मान IGW CFT मैंने लिखा है, यहाँ पे टैग लगा दिया, प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। अच्छा, ये को ब्रैकेट जो है ना यहाँ पर आएगा। इसके बाद एक चौथी चीज़ बता रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं फिर रुकूंगा यहाँ पे, वो है गेटवे की अटैचमेंट। ये तो एक लाइन थी खाली, गेटवे की अटैचमेंट भी यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि गेटवे की अटैचमेंट भी कर सकें। आपने जब रियल लैब की थी कंसोल से तो याद होगा, एक दफ़ा इंटरनेट गेटवे बनता है, दूसरी दफ़ा अटैच होता है VPC से। ओके, उस्मान IGW CFT हो गया, इंटरनेट गेटवे मैंने बना दिया। अब इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट बनानी है मुझे, उस्मान IGW अटैचमेंट बना दिया मैंने, ठीक है, कॉलन लगाया और अटैचमेंट पर आ गया, ठीक है ना। अटैचमेंट पर आने के बाद मैंने पूरा यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद प्रॉपर्टी आ रही है इंटरनेट गेटवे,
वीपीसी आईडी और वीपीएन गेटवे आईडी। वीपीएन गेटवे आईडी हमें नहीं चाहिए, इंटरनेट गेटवे आईडी चाहिए। बहुत सिंपल है, इंटरनेट गेटवे आईडी क्या है, ये रहा इंटरनेट गेटवे आईडी हमारी, ये कॉपी करो। और यहाँ आने के बाद रेफरेंस, रेफरेंस मैंने आपको बताया 2 से 3 तरीके से उठते हैं। जो रिसोर्स के अंदर बना रहे हो वो भी एज ए रेफरेंस ही कॉल होगा यहाँ पे, कॉलन REF, फिर डबल कॉलन, सॉरी डबल कॉलन, फिर कॉमा, फिर उठाया मैंने वीपीसी आईडी हो गई। वीपीसी आईडी भी बिल्कुल ऐसी, यही रेफरेंस के तौर पे आप उठा लीजिए, यहाँ पे आए, ठीक है ना, रेफरेंस हो गया। वीपीसी उस्मान वीपीसी हो गया। क्योंकि ये इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट है तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, किसको अटैच करना है और किससे अटैच करना है। ऊपर है किसको अटैच करना है, ये रहा इंटरनेट गेटवे। किसको अटैच कर, किससे अटैच करना है, ये वीपीसी आईडी आ गई, वो यहाँ डाल दो आप, और इसका कॉमा बंद कर दो। ऊपर किया, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने सेट कर दिया। तो ये हमारा गेटवे अटैचमेंट भी कंप्लीट हो गई। मैं इसको खोल रहा हूँ और कंट्रोल S करके मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है ना। सो इंटरनेट गेटवे हो गया और इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट हो गया। और आगे चलते हैं यहाँ पे, और आगे लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम देख रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो है इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट हो गई थी हमारी। अब आते हैं सबनेट की तरफ। ओके जी, आगे चलते हैं। अटैचमेंट के बाद यहां पे आ गए सबनेट के ऊपर। अच्छा, सबनेट में देखें पूरी लंबी कहानी है। खैर मैं इसको उठा लेता हूं और ये लंबी कहानी को भी हम सॉल्व करते हैं। लंबी कहानी का मतलब ये है कि इसके अंदर चीजें काफी हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमें सारी चीजें यूज करनी हो। उस्मान सबनेट यूज किया, यहाँ आए, ब्रैकेट नहीं खोलना क्योंकि ब्रैकेट से तो स्टार्ट हो रही है। अब इसमें असाइन IPv6 चाहिए हमें, हाँ या ना, नहीं चाहिए, छोड़ दिया। अवेलेबिलिटी जोन जरूरत नहीं है हमें, अवेलेबिलिटी जोन जो भी रेफरेंस में मिल जाए उठा लेगा, मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। CIDR ब्लॉक कौन सा है, जो ऊपर /16 आपने यूज किया है इसी का /24 उठाना है आपने, याद रखिएगा। अगर गलत उठा लिया तो एरर दे देगा वो, ठीक है ना। IPv6 नहीं चाहिए, मैप IP ऑन लॉन्च नहीं चाहिए, ऑन पोस्ट ARN नहीं चाहिए, सिर्फ टैग और VPC आईडी चाहिए 3। अगर आपने कभी कंसोल से बनाया हो VPC और उसका सबनेट, तो आपने देखा होगा सिर्फ 3 चीजें या 4 चीजें चाहिए। उसका नाम, किस VPC से अटैच करना है, किस जोन में लगाना है, और उसका CIDR ब्लॉक क्या होगा। अब हमने जो उसका जोन है वो हमने इसके ऊपर छोड़ दिया AWS पे कि वो अपनी मर्जी से चूज करेगा, ठीक है। तो हम अगले उसमें देखते हैं कि ये किस तरह से डिटेल से कंप्लीट होती है चीजें, ठीक है जी। अब CIDR ब्लॉक की तरफ चलते हैं। CIDR ब्लॉक क्या आएगा, 192.168.0.0 बट /24। क्यों /24 आ रहा है, ऊपर CIDR है /16 का, ये VPC का CIDR है। अगर आपने ऊपर वाले नीचे कॉपी कर दिया तो उसका नुकसान क्या होगा, आप इस VPC के अंदर सिर्फ एक सबनेट बना सकते हैं, क्योंकि आपने तमाम IPs तो उठा के एक सबनेट को दे दी, दूसरे सबनेट के लिए जगह छोड़ी नहीं आपने। दैट्स वाई कि आप जो है वो दूसरा सबनेट नहीं बना सकते। टैग क्या होता है, अब टैग मेरा नहीं ख्याल कि टैग बताने की जरूरत है, हर जगह टैग यूज होता हुआ आ रहा है आपके पास। टैग उठा लिया मैंने, ये टैग हार्ड कोडेड है, याद रखिएगा सारे के सारे। ये उठा लिया मैंने, यहाँ पे आ गया मैं टैग के अंदर, इसको पेस्ट कर दिया मैंने, इसको नेम आ गया उस्मान सबनेट। अच्छा, आपने सवाल किया, पता चलता है कि प्राइवेट है पब्लिक है। हाँ, आपने सवाल किया कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट पता लगेगा। देखें, हमने एक राउट टेबल बना दिया, अब इस राउट टेबल पे कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, इनका सवाल था कि हमें कैसे, हम 2 सबनेट बनाते हैं तो कैसे हम पब्लिक और प्राइवेट राउट टेबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा जवाब ये है कि यहाँ नाम लिखने से डिफरेंशिएट नहीं होगा। ऊपर जो राउट टेबल है ना, पहले ये सोचते हैं कि राउट टेबल किस मकसद से बना रहे हैं। मैं जिस मकसद से बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ पब्लिक। क्यों, क्योंकि इंटरनेट गेटवे नीचे आ रहा है, इसका मतलब इंटरनेट गेटवे मौजूद है, तो इसका मतलब ये राउट टेबल एज अ पब्लिक कंसिडर होगा ना, ठीक है ना। तो जब राउट टेबल पब्लिक कंसिडर हो, रिगार्डलेस में जितने भी सबनेट बना लूँ, चाहे उसका नाम प्राइवेट दे दूँ, चाहे उसका नाम VPN ओनली दे दूँ, वो अटैचमेंट तो इसी राउट टेबल से होगा। जब इस राउट टेबल से अटैच होगा तो इस राउट टेबल में एंट्री किसकी है बाहर जाने की, इंटरनेट गेटवे की। इट मीन्स कि ये पब्लिक बन गया राउट टेबल, जिसको आप कस्टम राउट टेबल कहते हैं। तो मैं यहाँ 2 सबनेट बना लूँ, 3 बना लूँ, अगर इस राउट टेबल से अटैच कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे पब्लिक होंगे, चाहे मैं प्राइवेट नाम दे दूँ तब भी। बट अगर मैं एक और राउट टेबल लेता हूं और उसके अंदर नेट गेटवे या कुछ भी नहीं डालता, खाली रहने देता हूं, तो वो प्राइवेट राउट टेबल कंसीडर होगा। उसके साथ जो राउट टेबल अटैचमेंट लगाऊंगा सबनेट की,
वो इस राउट टेबल के साथ अटैच होकर प्राइवेट राउट टेबल बन जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल कि आईपी एड्रेस रेंज तो प्राइवेट की है, तो इसका जवाब ये है भाई पब्लिक सबनेट बनाओ या प्राइवेट बनाओ, दोनों के अंदर प्राइवेट ही रेंज तो आएगी। अगर आपने कभी भी कंसोल से बनाया है वीपीसी तो उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सीआईडीआर, एक सीआईडीआर ब्लॉक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं वीपी सबनेट के। एक 192.168.0.0 होता है, एक 1.0, एक 2.0 और एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पब्लिक की खास बात ये है कि पब्लिक के ऊपर जब वर्चुअल मशीन बनती है तो उसको एक एसोसिएटेड पब्लिक आईपी मिलती है जो स्टैटिक नेट के ऊपर काम कर रही होती है। जब वो स्टैटिक नेट पर काम करती है तो क्या होता है, जब वो स्टैटिक नेट पर काम करती है तो उसको 1-on-1 आईपीज मिलना शुरू हो जाती हैं। दैट्स वाई कि अगर दो राउट टेबल बनाते हैं तो दो सबनेट की कॉन्सेप्ट बनता है अलग अलग, पब्लिक और प्राइवेट, बट एक ही राउट टेबल है तो मजबूरन आपके पास कोई चॉइस नहीं है पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंशिएट करने की। यू हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज पब्लिक सबनेट, ठीक है ना। दैट्स वाई कि आप पब्लिक राउट टेबल के अंदर जो राउट डालेंगे, क्योंकि राउट टेबल कुछ चीज नहीं है, राउट टेबल के अंदर राउट अहमियत रखते हैं, ठीक है ना। एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये शहर इतनी दूर, ये शहर इतनी दूर, ये शहर इतनी दूर, वो कहलाता है राउट। जो जिसके ऊपर जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है उस बोर्ड को हम टेक्निकल वर्ड में कहेंगे राउट टेबल। अब राउट टेबल ही खाली है तो किसकी बात मानोगे, तो अभी कोई चीज बाकी है ना इसके अंदर। अभी मुझे सबनेट करवाना है, राउट टेबल एसोसिएशन करवानी है और राउट भी तो ऐड करवाना है, तो हम दो सबनेट डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उस्मान पब्लिक सबनेट 1, सही है, और इसी को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए। दूसरी तरफ हम करते हैं यहाँ पे इंटर उस्मान पब्लिक सबनेट 2 192.168.1.0 और वैल्यू है उस्मान सबनेट 2, इसका नाम मैं दे देता हूँ पब्लिक सबनेट 2, ठीक है, और इसका नाम मैं अंदर दे देता हूँ उस्मान पब्लिक डैश सबनेट -1, ठीक है, ये मैंने दे दिया पब्लिक डैश सबनेट 1। वीपीसी आईडी अभी खाली है तो वीपीसी आईडी मुझे कुछ नहीं करना, जैसे इंटरनेट गेटवे के अंदर मैंने वीपीसी आईडी यहाँ दी थी अटैचमेंट पे, ये थी वीपीसी आईडी एज इट इज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इन चीज़ों को कंप्लीट कर देता हूँ मैं। वीपीसी आईडी यहाँ पे आ गई, ये मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, और ये भी कंप्लीट हो गया। एक मिनट देखूँ कहाँ गलती आ रही है ये, और ये टैग आ गया, टैग के साथ अच्छा 2 दफ़ा टैग आ गया, सॉरी, ये टैग हो गया कंप्लीट। उस्मान सबनेट 1 का हो गया था, सबनेट 2 पर आया, ठीक है ना। सीआईडीआर ब्लॉक आ गया, ठीक है ना, सीआईडीआर ब्लॉक आ गया, और ये वाला वीपीसी आ गया, इसको भी मैंने ले लिया इस तरीके से। अब ये टैग भी 2 दफ़ा आ गया तो इसको भी मैंने मिटा दिया, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। आपने एक चीज़ नोट की कि सबनेट 1 लिया या सबनेट 2, इसने राउट टेबल नहीं पूछा किस राउट टेबल से जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये एक अलग रिसोर्स है जो कि कराती है राउट टेबल एसोसिएशन, ये एक अलग यहाँ बनेगी। जैसे गेटवे अटैचमेंट की बनी है ना, किसको कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, इसी तरह राउट टेबल एसोसिएशन की बनेगी कि कौन से सबनेट को कनेक्ट करना है, ठीक है ना, और किस राउट टेबल से कनेक्ट करना है। अब जिस राउट टेबल से कनेक्ट करना है वो राउट टेबल किसी वीपीसी का पार्ट है ना, ऊपर देखें चेन है ना, ये राउट टेबल इस वीपीसी का पार्ट है, सबनेट इस राउट टेबल का हिस्सा बनेंगे, ठीक है ना। तो वो चेन चलती चली गई, कहाँ पहुंच गई, एट दी एंड वीपीसी तक पहुंच गई। दैट्स वाई कि सबनेट और वीपीसी लिखना इतना लंबा हो जाता है आपके लिए। तो हमने सबनेट 1 और सबनेट 2 अपना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक को रखा 192.168.1.0, एक को रखा 192.168.0.0, ठीक है जी। सो पब्लिक सबनेट 2 हो गया था और ये चीज़ें हो गई थी। अब आगे चलते हैं राउट टेबल एसोसिएशन की तरफ। तो सिंपल राउट टेबल एसोसिएशन यहाँ से आ रही होगी, ये रही राउट टेबल एसोसिएशन। जो पूछा है सबनेट आईडी और राउट टेबल आईडी, इसका मतलब ये 2 दफ़ा डलेगी राउट टेबल एसोसिएशन जो डलेगी ना, हर सबनेट के लिए अलग अलग डलेगी। सो हम यहाँ आएंगे, यहाँ मैं डालूंगा राउट टेबल एसोसिएशन 1, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाया, सॉरी कंट्रोल वी लगा दिया, ठीक है ना। राउट टेबल एसोसिएशन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, राउट टेबल आईडी आ रही है। राउट टेबल आईडी को आप सिंपल क्या करेंगे, ये रही राउट टेबल आईडी, इसको कॉपी कीजिएगा। अच्छा, कॉपी भी ऐसे नहीं करना बल्कि रेफरेंस के साथ करना है मुझे, तो मैं रेफरेंस के लिए सिंपल ये उठा लेता हूँ, ये मेरे लिए आसान रहेगा, ये वाला ऑप्शन ना, जस्ट कॉपी एंड स्ट्रिंग में इसको कर दिया मैंने पेस्ट।
तो रेफरेंस में क्या था, उस्मान राउट टेबल, कॉपी, जस्ट यहाँ पे पेस्ट। सबनेट आईडी, पहले वाले सबनेट की बात कर रहे हैं तो सबनेट आईडी कॉपी कीजिए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड देन बंद कर दिया मैंने इसको। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि इसको सॉरी रेफरेंस देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस दिया, स्पेस दिया, मैंने बंद किया, ये दोनों चीज़ें रेफरेंस में आ गई। तो ये हो गया राउट टेबल एसोसिएशन 1। सेम इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, राउट टेबल एसोसिएशन 1 है तो सबनेट 1 लगा दिया था, राउट टेबल था। सेम इसी तरीके से दोबारा आते हैं राउट टेबल एसोसिएशन के ऊपर। राउट टेबल एसोसिएशन 2 कर दिया मैंने, ठीक है ना। उस्मान राउट टेबल वैसे ही रहेगा, इसका नाम सबनेट 2 हो जाएगा, यानी दोनों सबनेट को एक ही राउट टेबल से लगा दिया अलग अलग एसोसिएशन के ऊपर। यहाँ कॉमा दूंगा मैं, इसको कॉमा दे दिया मैंने, यहाँ भी इसको मैंने कॉमा दे दिया। तो ये मेरा राउट टेबल एसोसिएशन कंप्लीट हो गया और जस्ट आखिर में ये राउट रह गया मेरा, ठीक है। अब हम राउट की बात करेंगे। ये राउट टेबल एसोसिएशन आ गया और ये राउट टेबल एसोसिएशन आ गया आपके सामने, यानी कि जो ऊपर सबनेट्स बनाए हैं उनको किस राउट टेबल की बात माननी है वो बता रहे हैं एसोसिएशन, यानी कि किस राउट टेबल से अटैच करना है और किस सबनेट को अटैच करना है। दो बातें हो गई, ये आपके सामने मौजूद है। अब चलते हैं हम लोग, एसोसिएशन आ गया, अब आ गया राउट, आखिरी हिस्सा, ये रहा राउट। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ लेकर आएँ, इसकी सफाई सुथराई होगी, इतने सारी चीज़ें नहीं डलेंगी। इसको बंद करें, इसको बंद करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 101 लाइन के कोड पे पहुंच गए हैं और ये आपने खुद से लिखा है, ठीक है। IGW राउट, याद रखिएगा ये जो रिसोर्स का नाम लिखते हैं ना, इसमें कॉमा या डैश नहीं आना चाहिए। कैरियर गेटवे नहीं चाहिए, डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक चाहिए मुझे, एग्रेस ओनली नहीं चाहिए, गेटवे आईडी चाहिए, इंस्टेंस आईडी, लोकल नेटवर्क इंटरफेस, राउट टेबल आईडी चाहिए, किस राउट टेबल में अटैच करना है इसको। देखें, आप ये समझें कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। मुझे चाहिए किस डेस्टिनेशन पे जाना है, 0.0.0.0/0। गेटवे आईडी कौन सा, टारगेट क्या है, इंटरनेट गेटवे, वो देना है। किस राउट टेबल से अटैच करना है वो है, VPC एंड पॉइंट, ट्रांजिट गेटवे, पेयरिंग कनेक्शन, कुछ भी नहीं चाहिए ना, तीनों हटा दें। तो ये हो गया, प्रॉपर्टी में आए ऊपर। अब डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक की बात करते हैं। डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक बहुत सिंपल है, 0.0.0.0/0 अटैच कर दिया। गेटवे आईडी सिंपल, रेफ फंक्शन, इसी तरह कॉपी कीजिए यहाँ से, यहाँ लेकर आए और यहाँ पे गेटवे आईडी कौन सी थी हमारी भाई, याद है आप लोगों को, उस्मान IGW, ये रही गेटवे आईडी, यहाँ से उठेगी, यहाँ आएगी गेटवे आईडी। गेटवे आईडी हो गई। राउट टेबल आईडी, राउट टेबल आईडी क्या है, राउट टेबल आपकी आ गई, ये रहे उस्मान राउट टेबल। उस्मान राउट टेबल पे कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, ब्रैकेट बंद किया मैंने, तो ये आपका हो गया राउट टेबल हो गया, ठीक है ना। ठीक है जी, ये राउट टेबल हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा पूरा VPC भी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसको जब चलाएंगे तो एक्चुअल हमें एरर पता लगेगा, लेकिन आपके सामने कितने कंपोनेंट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लाइन कितने लाइन का कोड है, 110 लाइन का कोड बना है सिर्फ VPC लिखने में। अभी EC2 नहीं डाला है हमने, अब इसको चलाएंगे उसके बाद EC2 की तरफ जाएंगे।